Good morning, class. In last lecture, we have discussed about the firefighting elements. For example, water and carbon dioxide as a fire extinguisher. Okay, and also taking care of fire victims. Now, today we will discuss about the flame. Okay, so in last lecture we have also read how flame generate. I repeat again. Firstly, light a candle and you will see that it forms a flame above the melted wax. Okay. Now, whenever the melted wax will heat and get a temperature, so after melting it forms a vapor, and this vapor when comes into the air above this melted wax, so these vapor burn in the presence of oxygen and forms a flame. यानी कि जब किसी मोमबत्ती को आप जलाते हो तो उस मोमबत्ती के जो थ्रेड होता है सेंटर में, ठीक है, वो थ्रेड जब बर्न होता है तो ये फ्लेम थ्रेड नहीं बनाता. ये फ्लेम कैसे बन रही है, ये लो कैसे बन रही है, इसके आसपास जो मेल्टेड वैक्स है या पिघला हुआ वैक्स होता है, मोम होता है, वो धीरे धीरे वेपर बनाता है. छोटी छोटी गर्म हो चुका है वो, ठीक है, उसे हीट मिल जाएगी तो वो वेपर बना लेगा और ये वेपर ऊपर की तरफ उड़ती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थ्रेड के साथ उसे टेम्परेचर मिल जाता है तो वो बर्न हो जाती है. और जब ये वेपर बर्न हो रही है, यही स्ट्रक्चर इसकी फ्लेम कहलाती है. नाउ ऑल गैसेस लाइक LPG एंड विच अंडरगोज कंबंशन, मतलब जिसमें भी बर्निंग होती है, वो सारी गैसेस भी फ्लेम प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, LPG जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, तो जब गैस स्टोव को वहाँ पर हल्का सा लाइटर के थ्रू हम इग्निशन देते हैं तो स्पार्किंग करने से यहाँ पर ये फ्लेम के साथ ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होती है. ठीक है, तो जब हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, मतलब वो लाइट करते हैं मैच स्टिक की हेल्प से, तो मैच स्टिक की जो हीट होती है, ठीक है, वो मेल्ट वैक्स पर ही सप्लाई नहीं करती, जबकि पूरे वैक्स जो वेपर रहती है ना उसके जस्ट ऊपर वाली, उसके टेम्परेचर को भी मिलती है. यानी जो यहाँ से वेपर हो चुका है, ठीक है, उसको भी लगातार मिलती रहती है वो हीट. ठीक है, और इसीलिए जो वैक्स होता है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वैक्स को हीट नहीं मिलेगी तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, और वेपर नहीं बनेगी तो वो ऊपर यानी ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगी. ठीक है, और वेपर नहीं उड़ेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फ्लेम नहीं बनाएगी. ठीक है, तो वैक्स की जो वेपर होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और फायर कैच करके बर्न होती है. नाउ कुछ सॉलिड फ्यूल होते हैं, ठीक है, जैसे कि वैक्स की बात करते हैं या कपूर की बात करते हैं, इन सभी में ऐसा ही होता है. ये सभी में जैसे वैक्स है उसकी भी वेपर बनती है, और कैम्फर या कपूर जो होता है उसको भी आपने देखा होगा, जब बर्न करते हो तो उसकी भी छोटी छोटी वेपर उड़ती है और वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है और बर्न होना शुरू कर देती है और फ्लेम बनाती है. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ वन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आप लोग देखेंगे कि टेक अ कैंडल एंड लाइट इट. आपको एक कैंडल लेना है और लाइट करना है उसको, यानी जलाना है. नाउ विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैच स्टिक, अब उस कैंडल के बेस पर, मतलब इस डायग्राम से आप समझिए, जैसे आपने कैंडल बर्न की है तो इतने पोर्शन में आप एक एल्यूमिनियम फॉइल ले, उस एल्यूमिनियम फॉइल में होल कर दे. कितना होल करना है, जितना ये थ्रेड अंदर चला जाए, और इस मेल्टेड वैक्स, ठीक है, जो मेल्ट वैक्स होता है ना, उसके जस्ट ऊपर इसको बिछा दो एल्यूमिनियम फॉइल को. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो फ्लेम है हमें ये चेक करना है कि क्या ये फ्लेम वेपर से ही बनी है. तो आपने क्या करा, मोमबत्ती को पहले वो लिया, बर्न किया, देन एल्यूमिनियम फॉइल ली, एल्यूमिनियम फॉइल में एक होल किया, उस होल को इसके अंदर से अंदर एंटर कराते हुए यहाँ पर इस बेस पर बिछा दिया. ठीक है, कैंडल के फ्लेम के बेस पर. ठीक है, अब देखो, जब आपने एल्यूमिनियम फॉइल को बिछा दिया है, यानी कि जो फ्लेम के लिए वेपराइज हो रहा था मेल्टेड वैक्स नीचे से, वहाँ पर तो एल्यूमिनियम फॉइल आ गई है. अब वो वेपराइज कैसे होगा. ठीक है,
तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि मेल्टेड वैक्स से फ्लेम कैसे बनती है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चला कि एल्यूमिनियम फॉयल को जैसे ही हम बिछा देंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, तो नीचे जो मेल्ट वैक्स था उसको इतना टेम्परेचर इस फ्लेम से नहीं मिल पाएगा कि वो मेल्ट होकर वेपर बनाए, और वेपर नहीं बनाएगा तो अगेन इसी फ्लेम के पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस हो रही है। इस फ्लेम के थ्रू इसको हीट भी मिलती जा रही है, और इस हीट से जो वेपर बन रहा है वो इस फ्लेम में आकर ही बर्न हो रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगी। इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो वैक्स था अगर उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, ऊपर की हीट इसे नहीं मिल पा रही है, तो मेल्ट होकर वो वेपर नहीं बना पा रहा है। तो वेपर नहीं बनाएगा तो फर्दर बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बर्न होने के लिए उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल रखने से वैक्स का इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण बर्निंग प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कोल और चारकोल की, तो ये एक सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमने वैक्स की और इसकी बात की वो भी सॉलिड था, बट वो तो जल रहा है। लेकिन अगर हम कोल और चारकोल की बात करते हैं तो ये जो फ्यूल होते हैं ये वेपराइजेशन प्रोसेस से नहीं बर्न होते। आपने देखा कभी कि कोल बर्न हो रहा है तो उसकी भी वेपर आ रही है? नहीं। चारकोल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सॉलिड फ्यूल होते हैं, इनमें वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं होती, वो बिना किसी फ्लेम के प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आप इससे एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि जहाँ भी वेपराइजेशन प्रोसेस हुई है वहाँ पर फ्लेम बनेगी, और जहाँ वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं होती है वहाँ पर फ्लेम नहीं बनती। जैसे कोयला जलता है तो आपने देखा होगा, अंगारे जो आपने देखे वो रेड रेड कलर के होते हैं, लाइट इमिट करते हैं और हीट भी इमिट करते हैं, बट वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जबकि फ्यूल की बात करें हम, जैसे कैरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, इन सब में फ्यूल में इनको जब हीट करते हैं तो इनमें वेपराइजेशन प्रोसेस होती है, और वेपराइजेशन होने के कारण ही ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब फ्लेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्लेम के जोन को समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो फ्लेम के जोन को समझने के लिए सबसे बेस्ट हम कैंडल ले लेंगे। ठीक, और कैंडल विक, ये जो धागा होता है ना इसको बोलते हैं कैंडल विक, वो सेंटर में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मोमबत्ती के बीच में कॉटन का एक थ्रेड होता है, उसको हम बोलते हैं विक, कैंडल विक। ठीक है, नाउ अब कैंडल को अपन ने किस तरीके से बनाया है, जैसे कि पैराफिन वैक्स या ये सब पार्ट इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं कैंडल के अंदर। ठीक है, और कुछ परसेंट इसमें कार्बन का भी होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन और पैराफिन वैक्स और इनसे बनाया जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से बनने वाले प्रोडक्ट में वैक्स वहाँ पर लिखा होता है पैराफिन वैक्स। तो होता क्या है कि ये पैराफिन वैक्स क्या करता है, जब आप इसे बर्न करोगे ना तो इसमें से वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है। किसका? पैराफिन वैक्स का। और जब ये वेपराइज होता है तो फ्लेम बनाता है। सिंपल, यानी कि कैंडल के अंदर दो चीज़ें होती है, कार्बन का भी कुछ परसेंट होता है और पैराफिन वैक्स भी होता है। जब इसको बर्न करेंगे तो पैराफिन वैक्स वेपराइज होकर ऊपर बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कैंडल फ्लेम के टोटल कितने जोन होते हैं? 3 मेन जोन होते हैं। कितने टोटल होते हैं? 3। ठीक है, और जैसे कि मिडिल जोन, आउटर जोन और इनर जोन, तो ये हमारे जोन्स के नेम हैं। ठीक है, फर्स्ट आउटर जोन, सबसे बाहर वाला हिस्सा, मिडिल जोन यानी बीच वाला हिस्सा, बाहर वाला मतलब सबसे बाहर वाली बाउंड्री फ्लेम की। ठीक है, मिडिल मतलब सेंटर वाला, और इनर जोन मतलब ये बीच बीच में जो सबसे सेंटर में होता है ना, ब्लैक ब्लैक और डार्क पोर्शन नज़र आता है, ये इसका इनर जोन कहलाता है। ठीक है, नाउ अब हम वन बाय वन सारे जोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप देखो सबसे हॉटेस्ट पार्ट अगर कहा जाए तो कौन सा होगा तीनों जोन में से? तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो है वो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जहाँ पर भी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो रही होगी वहाँ पर बर्निंग प्रोसेस सबसे अच्छी होगी। तो इस पूरे जोन में आउटर, मिडिल और इनर में ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा अच्छी कहाँ हो रही है? सबसे आउटर जोन में, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन है। इतनी ऑक्सीजन तो ना सेंटर में जा रही होगी और नीचे तो सबसे कम जाती है। तो जहाँ सबसे कम ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि आसपास दूसरे जोन है ना, तो ऑक्सीजन सेंटर वाले पार्ट में बहुत कम जा पाती है इनर जोन में, तो वहाँ पर क्या होगा, कंबंशन प्रोसेस बहुत स्लो होगी और बहुत कम होगी। इसलिए यहाँ पर लिस्ट हॉट मतलब कम गर्म होता है। ये वाला हिस्सा हॉट
नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, और ये वाला सबसे ज़्यादा हॉट होता है, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। और सबसे इनर जोन को हम ब्लू जोन भी कहते हैं, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो वो ठीक से बर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाती, इसलिए ये पोर्शन डार्क रहता है, ब्लू या डार्क, तो इसको हम ब्लू जोन कहते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे ये मेल्ट हुआ क्या है, वैक्स का, मतलब कैंडल का वैक्स है, ठीक है। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनर मोस्ट जोन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेंटर वाला हिस्सा है, तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाती है, इसके कारण इस जोन में कंबंशन प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर जो विक्टिव वेपर यहाँ से रिलीज होती जा रही है, उनको आसपास से ऑक्सीजन इस हिस्से में नहीं मिल पा रही है, और नहीं मिलने के कारण इस जोन को हम कहते हैं नो कंबंशन जोन, ठीक है, यानी कि जहाँ पर कोई कंबंशन नहीं हो रहा, या इनर मोस्ट जोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसलिए ये हिस्सा कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, क्योंकि कंबंशन होगा तो फ्लेम बनेगी, और नहीं होगा तो वो हिस्सा डार्क रहेगा, इसलिए उसको ब्लैक जोन या ब्लू जोन भी कहा जाता है। नाउ ये अनबर्न्ड पार्ट होता है वैक्स का, मतलब जहाँ पर वैक्स की वेपर उठी तो है यहाँ से, बट बर्न नहीं हुई है। सो वी कैन से दैट इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम, यानी सबसे कम हॉट वाला पार्ट कौन सा है, इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5 आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। देन द मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या होता है, मिडिल जोन मतलब सेंटर वाला हिस्सा, जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई मिल तो रही है, लेकिन इतनी 100% नहीं मिल पाएगी, ठीक है, मतलब मिल रही है, और यहाँ क्या लिखा है, देयर इज़ नॉट इनफ फॉर द कंप्लीट बर्निंग। वैक्स वेपर वहाँ पर है, पर उसकी कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पर कैसा हो रहा है, पार्शियल बर्निंग, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है पर 100% नहीं हो रही है, तो बर्निंग प्रोसेस भी होगी ऑक्सीजन के कारण, बट कंप्लीटली नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल बर्निंग होती है, ठीक है। और इसके कारण, पार्शियल बर्निंग के कारण, कुछ जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ भी कार्बन बर्न होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ऑक्सीजन अगर इनकम्प्लीट मिल रही है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक हार्मफुल गैस है, वो बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्बन पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक, और इमिट येलो लाइट, और कौन सी लाइट के साथ बर्न होते हैं, ये येलो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में कि इस मिडिल जोन में इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, यानी कि पार्शियल कंबंशन हो रहा है, और पार्शियल कंबंशन होने के कारण यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं वो येलो कलर की लाइट के साथ जलते रहते हैं, ठीक है। और हॉट कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि इनको हीट तो मिली है पर कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाए, इससे सिर्फ येलो लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो मिडिल जोन में रहते हैं वो येलो कलर की लाइट के साथ जलते हैं, ठीक है। नाउ ये जो कार्बन पार्टिकल हैं ये फ्लेम लीव द फ्लेम एज ए स्मोक एंड सूट, मतलब सूट मतलब वो देखा है ना आपने, जब कुछ जलता है तो काला काला कचरा सा निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल, है ना, जो काला काला जैसे काजल होता है, इस तरह का कुछ जमना शुरू हो जाता है पार्टिकल, उसको सूट कहा जाता है। तो धुआं और स्मोक भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाई है। नाउ मिडिल जोन फ्लेम कैसा है, मॉडरेटली हॉट। मॉडरेटली हॉट मतलब इनर वाले जोन से ज़्यादा हॉट और आउटर वाले से कम, दोनों के बीच का, ठीक है। और कैंडल का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, मेजर पार्ट कौन सा होता है, मिडिल जोन होता है, ठीक है। देन थर्ड है आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला जोन। तो सबसे बाहर वाला जो जोन है उसमें तो एयर उससे बहुत प्लेंटी यानी भरपूर मात्रा में मिलती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट कंबंशन होता है। और कंप्लीट कंबंशन होगा तो मैंने आपको बताया कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वैक्स की कुछ वेपर भी बनती है। इट हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर द फ्लेम, मतलब यहाँ पर आपने देखा कि अगर कंबंशन कंप्लीट हो रहा है तो यानी कि टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि सबसे हॉटेस्ट जोन यही कहलाता है, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। लेकिन मिडिल जोन ने ज़्यादा एरिया कवर किया है पूरी फ्लेम में, और इसमें एक थीन लेयर ही होती है, और नॉन ल्यूमिनस होता है। नॉन ल्यूमिनस मतलब
आप जब फ्लेम को ध्यान से देखोगे तो आसपास ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा जो रहता है वो आउटर मोस्ट जोन का होता है, और जो येलो वाला पार्ट है वो पूरा के पूरा ही मिडिल जोन कहलाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है कि कैंडल विक का जो बेस होता है वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो रिच रीजन मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच रीजन से जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन जहाँ मिल जाती है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी कौन सी मिडिल जोन वाली वो ठीक से बर्न हो जाती है ब्लू कलर की फ्रेम के साथ, और ये रीजन जो रहता है ब्लू जोन कहलाता है, मतलब अंदर वाले हिस्से की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो आप जब भी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो तो आपने देखा होगा कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है फ्लेम का वो मेटल उसको वो क्या करता है मेटल की पाइप से इस तरीके से ब्लो, यानी कि आपने देखा होगा इस तरह से उसमें कभी कभी हवा भी देता है जब वो मेल्ट को करता है ना गोल्ड या सिल्वर को, तो आपने ध्यान दिया होगा एक मेटल की पाइप से उसमें जो मेल्ट पीस है यानी टुकड़ा है गोल्ड का या सिल्वर का जो भी है उसको शेप देने के लिए उसमें बार बार एयर प्रोवाइड करता रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उसे जिस पोर्शन को मेल्ट करना है उस पोर्शन तक प्रेशर को भेजना है, यानी कि फ्लेम को भेजना है, और फ्लेम को भेजने के लिए वो उसे एयर देता रहता है ताकि जब उस फ्लेम पे वो छोटी सी फ्लेम होती है बहुत बड़ी फ्लेम नहीं होती, तो उस फ्लेम में प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करने से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भरपूर मात्रा में होता रहता है और कंबंशन भी जल्दी जल्दी होता है, जिसको बोलते हैं रैपिड कंबंशन होना। ठीक है, यानी कि जल्दी बर्न होता है फ्यूल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। इसके अलावा आपने चूल्हे में भी देखा होगा कि कई बार वो फ्लेम या बर्न नहीं होता ठीक से, फ्लेम नहीं पकड़ पाता है तो हम एक्स्ट्रा पाइप से उसको फूंक मार देते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी बर्निंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इतना ही वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर मेटल गोल्ड या सिल्वर को प्रॉपर शेप देने के लिए और बर्न करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ यहाँ एक टेबल गिवन है जो आपको ये बताएगा कि कौन सा जोन इनर जोन है, क्या होता है उसमें, मिडिल जोन है और आउटर जोन है। मतलब हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया उसकी एक शॉर्ट समरी इसमें गिवन है, वो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का वर्क है एक्टिविटी 5, 6 और 7 को रीड करना। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। नाउ फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फ्यूल क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे मटेरियल है जो बर्न होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या प्रोवाइड करें? हीट एनर्जी। आप सभी जानते हैं फ्यूल किसे कहेंगे? जिनसे हम हीट एनर्जी गेन करते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ये सभी फ्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, है ना, हाइड्रोजन गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। नाउ ये जो फ्यूल है ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और बोल सकते हैं कि हर वो छोटे छोटे अप्लाइंसेस जहाँ हमें हीट एनर्जी चाहिए या फिर हीट एनर्जी से हमें कोई दूसरी एनर्जी कन्वर्ट करना होती है, तब भी हम इस फ्यूल का यूज़ करते हैं। नाउ फ्यूल को क्लासीफाई करेंगे तो जनरली स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हो जैसे कि कोल, कोक, चारकोल, वुड, पैराफिन, वैक्स। ठीक है, लिक्विड फ्यूल में हम कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल इनका यूज़ करते हैं, और गैसियस फ्यूल में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है फ्यूल की? तो कैलोरीफिक का मतलब होता है हम सभी ऐसा चाहते हैं कि हमने जो फ्यूल परचेस किया है जिससे हमें हीट एनर्जी चाहिए, उस फ्यूल से हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी लें और उस फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो कम से कम यूज़ करें। ठीक है, मतलब जब कैलोरीफिक का मतलब होता है जो फ्यूल होता है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे बर्निंग होने पर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, और जो डिफरेंट फ्यूल जो होते हैं अब वो अलग अलग अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगर 1 किलो कोयला ले लेती हूँ, है ना, और 1 किलो नॉर्मल वुड ले लेती हूँ और दोनों को बर्न करती हूँ, तो दोनों से क्या मुझे सेम अमाउंट की हीट एनर्जी मिलेगी? नहीं, हर फ्यूल अपनी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, मतलब किसी भी फ्यूल के 1 kg अमाउंट में बर्न होने पर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हर फ्यूल का अगर हम 1 kg क्वांटिटी लेंगे और हर फ्यूल को अगर बर्न करेंगे तो सभी की हीट एनर्जी गिविंग प्रोसेस अलग अलग होगी, क्वांटिटी अलग अलग होगी, जिससे हम कौन फ्यूल कितना अच्छा है ये पता कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें कैलोरीफिक वैल्यू मेज़र करना है फ्यूल की तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम, यानी किलो जूल तो हीट प्रोड्यूसिंग उसकी लिमिट है और पर किलोग्राम मतलब हर 1 किलोग्राम पे वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इससे यूनिट क्या होगी, केजी पर किलोग्राम। ठीक है, इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि या तो फ्यूल बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी आई है, या तो फ्यूल ख़राब है यानी अच्छा है या नहीं। अगर हम किसी पर्पस में उसका यूज़ कर रहे हैं तो पता चला कि हमें हीट एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा तो हमें फ्यूल का खर्चा लग गया फ्यूल को बर्न करने में, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका किस फ्यूल का यूज़ कहाँ करना बेटर होगा। ठीक है, तो सभी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आपको टेबल में गिवन है। देखो यहाँ पर जैसे कि काउडंग केक यानी कंडे जो अब जलाए जाते हैं, आपने देखा होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम है। वुड की उससे ज़्यादा है, कोल की उससे ज़्यादा है, बायोगैस की उससे ज़्यादा है जो हम यूज़ करते हैं, डीजल की उससे अच्छी है, हाइड्रोजन गैस की सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अंडरलाइन कर लेना आप, इसमें सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की, मतलब ये कम से कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल। तो सबसे अच्छा फ्यूल किसको माना गया है, हाइड्रोजन गैस को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल, क्या होना चाहिए आइडल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके घरों में भी आप फ्यूल यूज़ करते हो, है ना, कैरोसिन यूज़ करते हो, एलपीजी गैस सिलेंडर जो आपने यूज़ कर रहे हो, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो सबसे अच्छा है कि हमें आसानी से मिल जाए जहाँ जब भी हमें ज़रूरत हो, जैसे सिलेंडर है बहुत इजीली कैरी करके आप ले आते हो ना, तो या फिर गैस पाइप है, आजकल तो गैस पाइप है डायरेक्ट होम में सप्लाई हो जाता है, तो इजीली अवेलेबल भी हो जाए प्लस सस्ता भी हो, है ना, चिप भी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसको आपको हैंडल करना बहुत आसान हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना भी, यानी एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाना हो या स्टोर करके रखना हो तो वो आपके लिए आसान हो। ठीक है, थर्ड है स्मूथली बर्न होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एक साथ भपकने लग गया या फिर बहुत लो फ्लेम से जल रहा है जो हम ठीक से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्मूथली बर्न मतलब जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम उसे कम ज़्यादा कर सके। नेक्स्ट है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो हमने डिस्कस किया अभी, वो हाई होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हीट एनर्जी दे। यानी कि नेक्स्ट है हार्मफुल इरिटेटिंग फ्यूम्स, यानी कि इसके अंदर से ऐसा धुआं नहीं निकलना चाहिए जो हमारे लिए हार्मफुल हो। नेक्स्ट, अगर ये बर्न हो जाए तो इसके अंदर ऐश मतलब रेसिड्यू, राख नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फिर उसे डिस्पोज करने का प्रॉब्लम अलग हो जाएगा। तो हमें फ्यूल ही ऐसा लेना चाहिए जिसमें ऐश या राख ना बने। ठीक है, नाउ इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इसका इतना कम ना हो कि जैसे पेट्रोल या कैरोसिन कि गलती से कहीं चिंगारी लग गई तो पूरे घर में आग पकड़ ली, है ना, यानी इग्निशन टेम्परेचर इतना हो कि नॉर्मली जब हम इसे बर्न करना चाहे तभी ये बर्न होना बहुत ज़्यादा हाई हो और ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स अ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब अगर हम देखते हैं कि यही फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, हर जगह अगर फ्यूल बर्न होगा, और आपको तो पता होगा कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ में तो बड़े बड़े टन्स में ट्रक भर भर के कोयला और लकड़ियाँ इतना ज़्यादा बर्न होता है। ठीक है, टन्स की बात कर रही हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा फ्यूल अगर बर्न होगा तो ऑब्वियसली ये सारा कार्बन का बना हुआ है
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि फ्यूल के बर्न होने से कई सारी पॉइजनस या टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती है, जिसके कारण एनवायरनमेंट में हम लोगों का या ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का, जितनी भी लिविंग थिंग है उन सभी का सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। कोई ना कोई डिसीज स्टार्ट हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आने लगी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोल, पेट्रोलियम, डीजल या कई इतना ज़्यादा अगर व्हीकल यूज़ करेंगे हम, है ना, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इतने सारी गैसेस आपने देखे होंगे साइलेंसर में से निकलते रहते हैं व्हीकल के। ठीक है, तो ये जनरली हाइड्रोकार्बन है, ये जितनी भी गैसेस, ये जो फ्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन के बने हुए हैं। तो इनके कंबंशन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होगी जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर बड़े बड़े क्लाउड बना लेती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन सी गैस किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो और ऑक्सीजन उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, अभी मैंने बताया था आपको चैप्टर में कि जब ऑक्सीजन का सप्लाई किसी फ्यूल को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सपोज़ कर लो आपने एक चूल्हा एक कमरे के अंदर जला लिया, अब कमरे के अंदर चूल्हा जला रहा है तो उसमें लकड़ियाँ जब आप बर्न करोगे तो सारी वुड को प्रॉपर ऑक्सीजन बंद कमरे में नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन मिली उतने में तो जो लकड़ियाँ है वो बर्न हो रही है, पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बंद कमरे के कारण। तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CO। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है ना, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ये इतनी जहरीली गैस है कि लगातार अगर आपने 1 या 2 घंटे तक इसको ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर करवा लिया तो इसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी बंद कमरे में चूल्हे नहीं जलाने चाहिए, खुले एरिया में जलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी लकड़ी को बंद रूम में या जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले वहाँ नहीं जलाना चाहिए। इवन लकड़ी का तो मैंने एग्जांपल लिया था, बट आप किसी भी फ्यूल को अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं दोगे तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं मैथेन, जो कि एक फ्यूल है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, उसको अगर आप बर्न करोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, इस केमिकल रिएक्शन से देखो। ये है आपका मेथेन CH4। अगर इसको ऑक्सीजन तो मिल गई है लेकिन इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है जितनी इसको चाहिए थी, तो वो उसने क्या बनाया, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर बना दिया और एनर्जी बना दी। अब आप एनर्जी का तो यूज़ कर रहे हो, आप वाटर का भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्या आप कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कर पाओगे, नहीं। ये तो एक हार्मफुल गैस है जो बॉडी में एंटर कर गई तो बहुत सारी जहर या ब्लड के अंदर पूरी तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है, नाउ अब कोल्ड विंटर नाइट की बात करें, यानी कि जब सर्दी की रातें होती हैं तो क्लोज रूम में सोना, जहाँ पर आप कोयले वगैरह बर्न करते हो ना, होटल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा अलाव जलते रहते हैं ताकि आप अपने रूम को गर्म रख सको, है ना, ठंड से बचने के लिए। पर अगर आप उस बंद कमरे में कोल को बर्न कर रहे हो तो उससे क्या होगा, कोई फ्रेश एयर उसको मिल नहीं पा रही है, रूम के अंदर नहीं आ पाती। ठंड के कारण आप रूम बंद रखते हो तो एयर अंदर नहीं आ पाएगी, और ये जो कोल अंदर बर्न हो रहा है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण सफोकेशन और कभी कभी तो ज़्यादा लंबा टाइम हो तो डेथ भी हो जाती है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप फ्यूल को बर्न करते हो और सफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। फॉर एग्जांपल देखो, वही मेथेन गैस को अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई के साथ प्रॉपर सप्लाई दे दी ऑक्सीजन की, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई है, ठीक है, वो पॉइजनस गैस नहीं है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आपने लगातार सेवन करा तो प्रॉब्लम हो सकती
सफोकेशन होना, और ज़्यादा लंबा अगर कोई सेवन कर ले सका तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का केस क्रिएट नहीं करती, वो इतनी पॉइजनस नहीं होती है। लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्रॉपर हमारे आसपास जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, उसका रीज़न है, उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाती है, और जब रात के समय अर्थ जब ठंडी होती है तो दिन भर जो उसने सन से हीट ले ली है अर्थ ने, वो उसे रिलीज़ करती है, और रिलीज़ करने के कारण उस हीट को ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। अब अर्थ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहेगा तो रात के समय में भी गर्मी, दिन में तो रहती है पर रात को जो ठंडी रात होनी चाहिए वो ना रहते हुए रात भी गर्म रहेगी। ऐसा रहने से अर्थ का टेम्परेचर हमेशा 24 घंटे गर्म ही रहेगा, और गर्म रहने से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के ऊपर एक्स्ट्रा टेम्परेचर का बढ़ जाना, और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, ये बहुत सारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर का बहुत सारा, देखो ये बता रखा है कि सन से आने वाली जो हीट है वो अंदर तो आ जाती है डे के टाइम पर, तो अर्थ ने उस हीट को गेन करके अर्थ गर्म हो गई, पर रात ठंडी क्यों होती है? क्योंकि दिन रात के समय जितनी भी हीट इस अर्थ ने गेन की है वो अर्थ क्या करती है, उस हीट को रिलीज़ करती है। ठीक है, और देखो ये लिखा है ना, रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी और रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी। ये देखो इस तरीके से हीट जो गेन की है वो रात के समय रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जो ये बना रखा है ना, ये एटमॉस्फेयर है जहाँ पर गैसेस है। कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अपन ने पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो देखो ये अर्थ के आसपास उसने इतना घेरा बना रखा है कि इस हीट को जो बाहर जाना चाहिए था दूर, वो न जाते हुए अब ये हीट अंदर के अंदर ही बार बार इधर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है सारी के सारी, तो वो हीट को बाहर तक नहीं जाने दे रही है। उसे जाना था ऐसे बाहर की तरफ ताकि अर्थ हमारी ठंडी हो जाती और नेक्स्ट डे फिर गर्म हो जाती। अब ये नहीं जाने दे रही तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड से टकराएगी, अगेन अर्थ पर आएगी, फिर टकराएगी, फिर अर्थ पर आएगी, फिर टकराएगी, फिर अर्थ पर आएगी। तो इस पूरे कवर से ऊपर की तरफ हीट को जाने ही नहीं दे रहा। ऐसा करने से पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। अब अगले दिन फिर हीट आएगी तो कितना टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जाएगा, और इतना टेम्परेचर बढ़ने से जो भी इस अर्थ के ऊपर आइस कैप्स होंगे, बर्फीले पहाड़ होंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे और रिवर के अंदर भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारा रीज़न होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्यूल बर्न करने से, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी एक ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस ही कहलाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रीज़न अलग है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इस तरह से क्लाउड बना लेगी, और ऊपर से जो बारिश होती है, तो जो बारिश होगी तो वो जो वाटर ड्रॉप है वो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर से पास होती हुई आएगी। तो वो जो वाटर ड्रॉप है और वो जो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होगी, उसके जो धुएं में से जब वो वाटर ड्रॉप पास होगी तो वो वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, उस वाटर को एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसने वाटर से रिएक्शन की तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, उसने वाटर से रिएक्शन करी तो नाइट्रिक एसिड बना लिया। तो इस तरीके से जो वाटर आने वाला है, बारिश होने वाली है, वो बारिश को ये गैसेस उस वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, एसिड के फॉर्म में। तो वो उस एसिड की जो रेन होती है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और जब वो एसिड रेन अर्थ पर आती है तो अर्थ पे जो पत्थर होते हैं, हमारी जो बहुत अच्छी अच्छी हिस्ट्रिकल प्लेसेस है जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उनके पत्थर घिसते जा रहे हैं। अगर वो किसी लिविंग थिंग की स्किन पर गिरती है तो एसिड तो क्या होता है आपको पता है ना, स्किन को बर्न कर देता है। तो उसका इफेक्ट ह्यूमन बींग्स और एनिमल सभी की स्किन पर गिरने से भी होता है। अगर वही बारिश होती जा रही है और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती जा रही है तो वाटर के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है फिर उनकी जान को भी खतरा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस लिए है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड किस लिए है, वो तो डायरेक्ट डेथ का रीज़न ही बनती है। नाउ एसपीएम यानी कि जब आप फ्यूल को बर्न करते हो
तो उसके साथ साथ गैस के साथ साथ कुछ कार्बन के पार्टिकल भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कि राख है, या आपने देखा होगा काले काले छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते रहते हैं, ठीक है, हवा में। साइलेंसर में से भी जब आप कोई फ्यूल बर्न होता है ना, तो आप देखना उसमें गैस के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल भी निकलते हैं साइलेंसर में से, है ना, ब्लैक कलर के होते हैं। ये पार्टिकल कहलाते हैं SPM, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि धुएं के साथ मिक्स हुआ है। और इनका भी अगर एक्सेस अमाउंट में अगर ये रिलीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका इफ़ेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि जो भी पर्सन अपने आसपास अगर इस तरह के छोटे छोटे SPM हैं, तो ये पार्टिकल उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू उसके लंग्स के अंदर एंटर करेंगे और लंग्स के अंदर जाम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से फ्यूल के एक्स्ट्रा यूज़ से या फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली ये जो गैसेस है, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।